ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बधाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लगभग 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन का पहला एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे अगले साल अप्रैल में पूरा होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में जमानत की मांग से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को आज नोटिस जारी किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लोगों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालय को निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए ये एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षों की गुलामी के कारण देश की बहुत सी लिखित और अलिखित विरासत को काफी नुकसान हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये न सिर्फ भारत की क्षति है बल्कि समूचे विश्व की विरासत की भी क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विरासत वैश्विक एकता का स्रोत भी है। उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र स्मारक चिन्ह का उदाहरण दिया। इन स्मारक चिन्हों का कई पीढ़ियों से संरक्षण किया गया है और अब ये स्मारक चिन्ह विश्व भर के भगवान बुद्ध के अनुयायियों को एक सूत्र में बांध रहे हैं। उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानकर संसाधनों को बचाने की आवश्यकता की बात कही। श्री मोदी ने कहा कि संग्रहालयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। कलाकृतियों के विनियोग और तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सी कलाकृतियां गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर ले जाई गई हैं। उन्होंने सभी से इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि कई देश विश्व में भारत के बढ़ते सम्मान के कारण यहां की कलाकृतियों को वापस लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विश्व भर से लगभग 240 कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं वापस लाई गई हैं। आयुर्वेद और श्री अन्न के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि नए संग्रहालय श्री अन्न और अन्य अनाजों की यात्रा को लेकर सामने आ सकते हैं। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो आयोजित किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा लगभग 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन का देश का पहला एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे
अगले साल लगभग पूरा हो जाएगा। श्री गडकरी ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा और सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर देश की सबसे चौड़ी 3.5 किलोमीटर लंबी 8 लेन की सुरंग भी बनाई जा रही है। इससे हरियाणा और पश्चिमी दिल्ली के लोगों का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित निगम स्कूल का दौरा कर वहां मिशन बुनियाद के तहत चल रही कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सुश्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में आई शिक्षा क्रांति के बाद नगर निगम स्कूलों में भी बदलाव की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि निगम स्कूलों में मिशन बुनियाद के अंतर्गत सीखने का एक शानदार वातावरण तैयार किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा सीखने की प्रक्रिया में पीछे न छूटे। दिल्ली के श्रम और समाज कल्याण मंत्री राजकुमार ने आज कोरोना संक्रमण में जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा डॉक्टर अनिल कुमार रावत के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा। डॉक्टर रावत दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जनरल सर्जन के तौर पर कार्यरत थे और कोरोना महामारी के समय संक्रमण से उनका निधन हो गया था। इस अवसर पर श्रम और समाज कल्याण मंत्री ने डॉक्टर रावत के परिजनों को सांत्वना दी और भविष्य में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि भले ही ये सम्मान राशि डॉक्टर रावत के परिजनों को हुए नुकसान की भरपाई न कर पाए, लेकिन इस आर्थिक मदद से इन्हें अपना भविष्य संवारने और जीवन यापन में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में जमानत की मांग से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को आज नोटिस जारी किया। न्यायालय ने श्री जैन को अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ में दायर करने की अनुमति भी दे दी है। याचिका में श्री जैन ने धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। इससे पहले 15 मई को श्री जैन ने उच्चतम न्यायालय में धन शोधन मामले में जमानत की मांग से संबंधित याचिका दायर की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी बस के एक चालक द्वारा बस स्टॉप पर खड़ी महिला यात्री को देखकर बस न रोकने की घटना को गंभीरता से लिया है। श्री केजरीवाल को सोशल मीडिया के माध्यम से बस न रोकने का वीडियो मिला। इसके बाद उन्होंने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत इस चालक को ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए। इस बाबत मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री को भविष्य में इस तरह की घटना से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। निशानेबाज अंजुम मौदगिल, हॉकी कोच सरपाल सिंह और दिवंगत टेनिस कोच नरेश कुमार के परिवार के सदस्यों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। वर्ष 2019 का अर्जुन पुरस्कार निशानेबाज अंजुम मौदगिल को, हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। दिवंगत नरेश कुमार की ओर से उनकी पोती शिवानी मीरचंदानी ने उनका पुरस्कार प्राप्त किया। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्री बघेल कानून और न्याय राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार भी सौंप दिया गया है। ये मंत्रालय पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के पास था, जो अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि इन अतिरिक्त 1100 एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी को आवंटित किया गया है। एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की वित्तीय
सहायता प्रदान की जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बताएंगे कि सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को कैसे खत्म किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करके महिलाओं को अधिकार और न्याय प्रदान किया है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं। 1 अगस्त 2019 को जब 3 तलाक के खिलाफ विधेयक कानून बना, देश में मुस्लिम महिलाएं इस सामाजिक बुराई से मुक्त हुईं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस प्रथा के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान दिया है जिसकी वे समाज में हकदार हैं। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही है। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। 3 तलाक या तलाके बिद्दत न तो इस्लामिक था और न ही कानूनी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित की है और महिलाओं को आत्मविश्वास दिया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता के अपने सिद्धांतों पर गर्व करने वाला देश भारत के लिए यह कानून लंबे समय से लंबित था। दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों ने बहुत पहले ही 3 तलाक को अवैध और गैर इस्लामिक घोषित कर दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 3 तलाक को खत्म कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस नीति को कार्यान्वित किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। दोनों मंत्रालयों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर ये काम किया है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विचार को पूरा करने के लिए टीम इंडिया की भावना के साथ काम करने के लिए लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्र की अपनी छवि बनाई है। श्री सोनोवाल ने कहा कि 2 दिवसीय संगोष्ठी 2014 में शुरू हुए राष्ट्रीय आयुष मिशन के नियमों के निर्बाध कार्यान्वयन की एक रूपरेखा प्रदान करेगी। और अब मौसम। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर बधाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लगभग 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन का पहला एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस वे अगले साल अप्रैल में पूरा होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में जमानत की मांग से जुड़ी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को आज नोटिस जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।